मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी, एमए उत्तरार्ध, साहित्यिक निबंध। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में साहित्यिक निबंध विषय पर विस्तार से चर्चा की थी। साहित्यिक निबंध में पहला निबंध आदिकाल का है और आदिकालीन साहित्य पर चर्चा करते हुए हमने सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य पर बात की थी। आज हम रासो साहित्य पर चर्चा करते हैं। जैन साहित्य के संबंध में मैंने पहले कहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में रचित जैन काव्यों को रास काव्य कहा गया, लेकिन ये रास काव्य रासो काव्यों से भिन्न है। रास काव्यों का विषय धार्मिक है और रासो काव्यों का विषय राजाओं के यश और युद्धों का वर्णन करना रहा है। जैन रास काव्यों में धार्मिक दृष्टि प्रधान होने से वर्णन की वह पद्धति प्रयुक्त न हुई जो वीर गाथा परक रासो ग्रंथों में मिलती है। इन काव्यों की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र और प्रशंसा से है, इसलिए इनका आकार रचनाकारों की मृत्यु के पश्चात भी बढ़ता रहा है। क्षेपकों का मूल कारण यही है। रासो काव्यों को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे, उसके उत्तराधिकारी राजागण अपने आश्रित दूसरे कवियों से उसमें अपने चरित्र भी सम्मिलित करवा देते थे। यही कारण है कि इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन मिलता है और भाषा में भी उत्तरवर्ती भाषा रूपों की झलक पाई जाती है। राजस्थान के वृत्त संग्रहकर्ताओं ने अधिकांश रासो काव्यों को इन्हीं बातों के कारण अप्रामाणिक रचनाएं कहा है। हम रासो ग्रंथों और उनके रचयिताओं की बात करें तो सर्वप्रथम हमारे सामने दलपति विजय का खुमान रासो ग्रंथ आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना का रचनाकाल 9वीं शताब्दी माना था। इस रचना में दलपति विजय नामक जैन साधु ने राजा कुमान सिंह के युद्धों का वर्णन किया है। दूसरी रचना है नरपति नालय कृत विसल देव रासो। इस विसल देव रासो में अजमेर के विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ और रानी राजमती के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा प्रस्तुत की गई है। तीसरी रचना है सारंगधर कृत हम्मीर रासो। रणथंभौर के शासक हम्मीर और अलाउद्दीन के युद्ध का ओजस्वी वर्णन सारंगधर ने हम्मीर रासो में किया है। चौथी रचना है जगनिक का परमाल रासो। परमार्दी देव चंदेले और आला और उदल की वीरता का आख्यान जगनिक ने परमाल रासो में किया है। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 ले जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। इस प्रकार का युद्ध संबंधी आदर्श परमाल रासों में वर्णित हुआ है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतिनिधि रचना है वो चंदवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के युद्धों का वर्णन, विवाह और उसके सामाजिक संबंधों का वर्णन चंदवरदाई के द्वारा हुआ है।
जो पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्यात्मक रचना में संग्रहित। इन रासो काव्यों की प्रकृति या विशेषताओं में महत्वपूर्ण यह है कि इनमें सामंतों राजाओं के शौर्य और विकास का अतिरंजित चित्र प्रस्तुत किया गया है। दूसरे, शौर्य का प्रदर्शन विलास को लेकर है और विलास प्रियता शौर्य को लेकर है। रासो काव्यों में पारंपरिक युद्धों, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, युद्ध आदि का खूब बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में प्रचलित लोक काव्य की शैलियों का प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे लोक वार्ता, लोक गाथा, लोक कथा और पौराणिकता। रासो काव्यों में रोमांचक तत्वों का समावेश भरपूर रूप में हुआ है। अलौकिक तथा असंभव घटनाएं एवं कार्य, अति प्राकृत चरित्र, वीरता में अद्भुत का आलेखन, विवाहों में रोमांचक शैली इन काव्यों की विशेषताएं हैं। रासो काव्य प्रधानतः कथात्मक हैं। इनमें वर्णनात्मकता बहुत रहती है। रासो काव्यों की एक विशेषता यह है कि इनमें कथानक रूढ़ियों का आग्रह रहता है, जैसे जो संभावना और कल्पना पर आधारित है। अलौकिक, अप्राकृतिक, अतिमानवीय शक्ति और कार्यों से संबंधित संयोग, भाग्य, शकुन, अध्यात्म, मनोविज्ञान, सामाजिक रीति रिवाज और परिस्थितियां, इन सब का परिचय ये कथानक रूढ़ियां देती है। रासो काव्य चरित काव्यों की परंपरा का ही निर्वाह करते हैं और इनमें लोक भाषा का प्रयोग हुआ है। यह रासो साहित्य था। अब हम आदिकाल के लौकिक साहित्य पर चर्चा करते हैं। इस युग में स्वच्छंद रूप से लौकिक विषयों पर भी ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति मिलती है और इन ग्रंथों में महत्वपूर्ण है ढोला मारूरा दुहा। 11वीं शताब्दी में लोक भाषा में ढोला मारूरा दुहा की रचना हुई। दुहा घना पुराना आछई इस रचना की प्राचीनता की ओर संकेत करता है। पश्चिमी राजस्थानी प्रदेश में यह काव्य बहुत प्रसिद्ध रहा है। इस संबंध में कहा गया है कि सोरठियो दुहो भलो, भली मरवणरी बात, जौवन छाई धन भली, तारा छाई रात। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ और चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। यह लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राउलवेल में कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की, उसको ढोला मारूरा दुहा की रचना से विकास की एक नई दिशा प्राप्त हुई। इस काव्य में नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना हुई है। प्रेम का सात्विक किंतु सरस पक्ष विस्तार से इसमें मिलता है। इस रचना का मूल रूप दोहों में मिलता है। ये दोहे श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ करते हैं, वह आगे चलकर बिहारी के काव्य में प्रतिफलित होती है। मारवाणी के वियोग और संयोग के चित्र इन दोहों में अधिक भावपूर्ण बन पड़े हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम दास स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन विद्वानों ने इस रचना के भाव गांधीर्य को लोक रुचि का प्रतीक माना है। लौकिक साहित्य में दो रचनाएं जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन कृतियों का राठौड़ारी ख्यात में उल्लेख मिलता है, किंतु अभी तक ये उपलब्ध नहीं हुई है। कहा जाता है कि प्रथम कृति या जयचंद प्रकाश का रचनाकार भट्ट केदार कवि था। यह एक महाकाव्य था जिसमें महाराजा जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन था।
दूसरी कृति जय मयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने 1186 ईस्वी में की थी। दोनों ही ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं है, किंतु राठौड़ारी ख्यात नामक रचना में इनका उल्लेख मिलता है। दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों का आधार पर कन्नौज का वृत्तांत लिखा था। एक रचना वसंत विलास आदिकाल की सरस साहित्यिक कृति है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ भी है। सर्वप्रथम ये रचना हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने विभिन्न प्रमाण देकर यह मत निर्धारित किया कि यह रचना अधिक से अधिक विक्रम की 14वीं सदी के मध्य ईस्वी 13वीं सदी की होनी चाहिए। इस कृति के रचयिता का पता नहीं चल पाया है। इसमें 84 दोहों में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण हुआ है। इस काव्य में प्रकृति और नारी दोनों का मदोन्मत्त स्वरूप श्रृंगार रस की तीव्र धारा प्रवाहित करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल शायद इस श्रृंगार की धारा को तलवार की झंझनाहट के आधिक्य के कारण नहीं सुन पाए थे। इणपरी कोयल कूजई पूजई युवती मनोर विधुर वियोगनी धुजई कूजई मयण किशोर। इस काव्य की भाषा पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। अलंकारों की गहरी छाया भी यहीं से मिलने लगती है, जिसका रीतिकाल तक पूर्ण विकास हुआ है। आदिकालीन लौकिक साहित्य में खुसरो की पहेलियां का महत्वपूर्ण स्थान है। खुसरो ने 1228 ईस्वी के लगभग रचना आरंभ की थी। कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय स्वभाव के व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां और मुकरियां लिखी थी। खुसरो आदिकाल में खड़ी बोली की काव्य भाषा बनाने वाले पहले कवि हैं। उनके ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें से अब 20-21 ही उपलब्ध है। खुसरो के काव्य में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का सफल प्रयास कर रही थी। उन्होंने भाषा के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए उनकी एक पहेली का उदाहरण पर्याप्त होगा। खुसरो ने पहेली में लिखा, तरवर से एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो यूं कहे अपने नाम न बोली निबोरी। इस चमत्कार और कुतूहल की प्रवृत्तियां भी खुसरो की प्रेरणा से हिंदी काव्य में स्थान पाने लगी थी। छठे प्रकार की रचनाएं गद्य साहित्य में हमें दिखाई पड़ती है। इन गद्य रचनाओं में राउल बेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर उल्लेखनीय रचनाएं हैं। राउल बेल एक शिलांकित कृति है। विद्वानों ने इसका रचना काल 10वीं शताब्दी माना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी रचना है। इस रचना में राहुल नामक नायिका के नखशिख सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रारंभ में कवि ने राहुल के सौंदर्य को पद्य में लिखा है और फिर गद्य का प्रयोग किया है। इस कृति के रचयिता रोड़ा नामक कवि को माना जाता है। राहुल बेल से हिंदी में नखशिख वर्णन की परंपरा प्रारंभ होती है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया ने इस रचना का संपादन किया है।
दूसरी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना की। गोविंद चंद्र का शासनकाल 1124 ईस्वी माना गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। तीसरी महत्वपूर्ण रचना है वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी में गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर का संपादन सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बदबुआ मिश्र ने किया है और इसका प्रकाशन किया है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई होगी। इसके लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर नामक मैथिल कवि थे। इनकी भाषा में कवित्व, अलंकारिकता और शब्दों की तत्समता की प्रवृत्तियां मिलती हैं। इस प्रकार आदिकालीन साहित्य में 6 प्रकार की या 6 वर्गों में विभक्त रचनाएं हम पढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। आदिकाल के इस साहित्य की कुछ प्रवृत्तियां परिलक्षित होती है। उन प्रवृत्तियों पर हम विस्तार से चर्चा अगली कक्षा में करेंगे।